बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नावल तेरी याद साथ, रिटन बाय दुरेसमन बिलाल। इसको आज हम रीड करने जा रहे हैं। और इससे पहले लेकिन अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये दुरेसमन बिलाल का ये नावल है और उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और क्योंकि ये बंदी बड़ी अच्छी हैं और ये लिखती भी बहुत अच्छी हैं। दुरेसमन बिलाल से मेरी बात हुई थी, तो पहले तो रुके मैं दिखाती हूँ आपको, है ना। मुझे तो ये पहले तो यकीन ही नहीं आया कि ये राइटर जी ने खुद ही अप्रोच किया। नहीं तो कुछ राइटर्स होती हैं वो बड़ी ना वो प्राउड में रहती हैं, लेकिन इनके साथ मेरी बात का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। ये देखें जी, हमारी बात हुई थी। इन्होंने बल्कि मुझे अपना एक और नावल सजेस्ट भी किया था कि वो पढ़ें, तो मैं वो ज़रूर पढ़ूँगी आपका इंशाल्लाह। वो मैंने पेंडिंग में रखा हुआ है। वो थोड़ा सा लॉन्ग नावल है, तो इसी वजह से इंशाल्लाह आप जैसे भी कोई लॉन्ग नावल स्टार्ट करेंगे ना तो पढ़ूँगी। तो आज हम दुरेसमन का ये नावल पढ़ने जा रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं जी हम। ये देखें, इन्होंने बोला हुआ था कि ये वाला नावल मेरा रीड करें, आपको पसंद आएगा। तो ये तो मुझे यकीन है कि इनका ये वाला नावल भी बड़ा कमाल का होगा, क्योंकि ये मेरी फ़ेवरेट राइटर हैं एक तो। और इनके मैंने जितने भी पढ़े हुए ना वो सारे बड़े कमाल के हैं। आज वाला जो नावल पढ़ने जा रहे हैं ना वो मैंने पढ़ा नहीं हुआ, वो पढ़ा हुआ था आयतापी ने। तो आयतापी की फरमाइश पे पढ़ रही हूँ। तो गाइज़, ये जो नावल है ना तेरी याद साथ दुरेसमन बिलाल का, ये है बेसिकली सेकंड मैरिज बेस पे है कि जो हीरोइन होती है ना वो बेवा होती है और हीरो की भी जो फर्स्ट मैरिज होती है उसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हीरोइन का एक बच्चा भी होता है। तो इन दोनों की ही सेकंड मैरिज होती है, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं। ये हीरोइन का ना जो हस्बैंड का बिज़नेस होता है, फर्स्ट हस्बैंड का, वो बहुत डूब रहा होता है, तो उसको सहारा हीरो देता है। वो अपना बिज़नेस उसके साथ ना वो कोई डील शील और कनेक्शन होता है इनका, ठीक है। और उसके बाद ये फोर्स मैरिज भी है, क्योंकि ये हीरोइन जो होती है वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के मरने के बाद भी उससे लॉयल होती है, तो कहती है कि मैंने शादी नहीं करनी दूसरी। तो लेकिन फिर जब उसकी जो सास होती है ना जिसके साथ वो रहती होती है, वो उसकी डेथ हो जाती है और जो उसका बेटा इसका बेटा भी होता है, तो वो ये सब इसको हालात इस लेवल पे मजबूर कर देते हैं कि वो हीरो से शादी कर ले। तो आइए हम इसके पढ़ते हैं फर्स्ट एपिसोड। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एपिसोड। इरहा ने अपने साथ सोए 6 साला शाजिम को प्यार से देखा। इसके हाथ में दबा हुआ अपना हाथ आहिस्तगी से निकाला, इसके माथे पर बूसा सबत किया और उठकर इस पर कंबल दिया। खिड़की के पर्दे बराबर किए और कमरे से निकल आई। फिर इसने धीरे से स्मेरा आंटी के कमरे का दरवाज़ा खोलकर चेक किया। थोड़ी देर पहले ही वो इनको मेडिसिन देकर गई थी और अब वो भी अपने बेड पर गहरी नींद सो रही थी। बेड के करीब ही नीचे मैट्रेस बिछाए नसीबो भी सो रही थी। इरहा ने इन्हें देखने के बाद इसी तरह आराम से दरवाज़ा बंद किया और किचन में आ गई। रात के 11 बज रहे थे। सर्दियों का आगाज़ था। मौसम की पहली बारिश ने खुनकी को बढ़ा दिया था। इरहा ने शाल को अच्छी तरह से अपने कंधों पर लपेटा और कॉफ़ी बनाने लगी। हमेशा की तरह कॉफ़ी इसने 2 मगों में डाली। दोनों मग इसने ट्रे में रखे और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सीढ़ियाँ चढ़कर वो पहले कमरे के दरवाजे पर रुकी और फिर इसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला जो उसके दिल के दरवाजे के साथ जुड़ा हुआ था। एक हाथ से लाइट ऑन की। कमरा रोशन हो चुका था। कमरे की तारीकी हर चीज़ वैसे ही रखी हुई थी जैसे आरिफ की मौजूदगी में हुआ करती थी। तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करें। राह देखे नज़र फिर जाग कर, पर तेरी तो ख़बर ना मिले। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना। इसने धीरे से ट्रे को टेबल पर रखा। वैसे यार आप लोग का भी हौसला है, मेरी ना वो सिंगिंग भी बर्दाश्त कर लेते हो। घर वाले तो नहीं करते ना। अच्छा, बेख्तियार इसकी नज़र इस डबल बेड पर पड़ी। वो हमेशा दाएं जानिब ही लेटा और सोया करता था। दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ा। फिर वो आहिस्ते से खिड़की की जानिब बड़ी। पर्दे हटाए गए थे और इसने खिड़की खोल दी थी। सर्द हवा का झोंका इसके चेहरे और बालों से टकराया। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन हवाएं भी बरसती हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। यार पूरा गाना ही लिखा है। अब वो खिड़की से हट गई थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने आई। ड्रेसिंग टेबल पर आरिफ के पसंदीदा परफ्यूम रखे थे। इरहा ने इन परफ्यूम्स में से इसका सबसे फेवरेट परफ्यूम उठाया, इसे स्प्रे किया। आरिफ की खुशबू अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी।
इसकी मौजूदगी का एहसास और भी बढ़ गया था। परफ्यूम वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखने के बाद फिर इसने आरिफ की वार्डरोब खोली। दिल ने एक सिसकी भरी, वो मोहब्बत और अकीदत से इसके हैंग किए कपड़ों को छूने लगी। इसके कपड़ों में से एक कोट निकाला। इरहा ने इस कोट को हैंगर से आज़ाद किया और इसे अपने सीने से लगाया और कोट पर बूसा दिया। आंसू टूटकर इस कोट में ही जज़ब हो गए थे। इरहा ने वो कोट चेयर की पुष्ट पर फैला दिया। जैसे अक्सर वो इसके साथ शाम की चाय या कॉफ़ी पीते हुए आरिफ अपना कोट उतार कर कुर्सी की पुष्ट पर फैला दिया करता था। इसके बाद इरहा ने बेड की साइड टेबल से आरिफ का सिगरेट और लाइटर निकाला और टेबल के पास रखी दूसरी चेयर पर बैठ गई। इरहा, सूटा देने लान लगी। जहाँ वो कभी आरिफ के मुकाबिल बैठा करती थी, सामने वाली चेयर पर आरिफ का कोट फैलाकर डाला हुआ था, मगर चेयर खाली थी। टेबल पर ट्रे रखी थी और ट्रे में 2 कॉफ़ी के मग थे। ट्रे के साथ ही ऐश ट्रे रखा था। इरहा ने इसका सिगरेट सुलगाया और ऐश ट्रे में रख दिया। आज के दिन इसका नाम आरिफ के नाम के साथ जुड़ा था। आज इसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। वो गुज़िश्ता 5 साल से इस दिन को ऐसे ही मना रही थी। सिगरेट के धुएं को देखते हुए इसने कॉफ़ी का लब उठाकर लबों से लगा लिया। कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। आरिफ, लोग कहते हैं कि जाने वालों का कम वक्त गुजरने के साथ कम हो जाता है और सब कुछ ठीक होने लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ ठीक नहीं होता, बस हम खामोश हो जाते हैं। इस दर्द और अजियत के साथ रहना और जीना सीख लेते हैं और लोगों को लगता है कि हम मजबूत हो चुके हैं, हमारा गम कम हो गया, हम संभल गए हैं। पता है, मेरे बारे में भी लोग ऐसा ही सोचते हैं। इन्हें क्या मालूम मेरी खामोशियों के पीछे कितनी आहें और सिसकियाँ छुपी हुई हैं। ये तो सिर्फ आप जानते हैं कि आपकी रातों को किस तरह एक बच्चे की तरह आपके लिए रोती है, बिलखती है, आपसे सवाल करती है, आपसे जवाब मांगती है, आपकी मौजूदगी को महसूस करती है, आपसे बातें करती है, आपके साथ बैठकर चाय कॉफ़ी पीती है। ऐसी एक भी तो याद नहीं जो मुझे आपकी याद ना दिलाए। हर निगाह में, हर सांस में, हर एहसास में आपकी यादें हैं मेरे पास। कितनी मुख्तसर सी ना आपके और मेरे साथ की ये मोहब्बत भरी कहानी। 2 साल, सिर्फ 2 साल ही तो दिए थे इस ज़िंदगी ने आपको मेरे लिए। 2 साल, वो अज़ियत और करब से मुस्कुराई। 2 साल और 2 अरब यादें। अब बाकी की ज़िंदगी के लिए 2 अरब यादें काफ़ी हैं। कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरने के बाद इसने मग ट्रे में रखा और चेयर की पुष्ट से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। वो इस दुनिया से जाकर भी इसकी ज़िंदगी से नहीं गया था। इसके परफ्यूम की खुशबू, सिगरेट का धुआं और 2 अरब यादें। वो ज़िंदगी में कभी इतना हर्ट नहीं हुआ था जितना वो इस वक्त हुआ था। जायशा से इसने मोहब्बत की थी, लेकिन इस मोहब्बत ने ज़ुहान के तमाम जज्बों का मुंह नोच लिया था। इसने बहुत मोहब्बत और खलूस के साथ जायशा को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाया था। वो सरता पाँव इसके साथ लॉयल था, मुखलिस था, वफ़ादार था, लेकिन वो लॉयल नहीं थी। इस तल्ख़ हकीकत और का इदराक इससे शादी के 1 साल बाद ही हो गया था। इसके लिए ज़ुहान की ना मोहब्बत अहम थी, ना जज्बे अहम थी, तो इसकी दौलत, वो दौलत जो आजकल 90% लोगों की पहली तरजीह बन चुकी है। इसे बच्चे बहुत पसंद थे और वो जल्द ही अपनी फैमिली बनाना चाहता था, लेकिन जायशा तो किसी और मकसद के लिए इसकी ज़िंदगी में आई थी। सो जब वो प्रेग्नेंट हुई तो इसने खबर ज़ुहान से छुपाई। ना सिर्फ छुपाई, बल्कि इसे बताए बगैर, इत्मीनान में लिए बगैर अबॉर्शन भी करवा लिया। झूठ और मकर कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन हकीकत की आंखें ने देख ही लेती हैं। सो इस झूठ और धोखे को भी ज़ुहान की आंखों ने देख लिया। इस रात ज़ुहान और जायशा में बहुत सी तलख कलामी और बड़ी लड़ाई हुई थी। ज़ुहान इसके झूठ, धोखे और फ़रेब से इतना हर्ट हुआ कि इसने गाड़ी निकाली और बाहर निकल गया। दिल इतना तकलीफ़ में था कि रात 2 बजे तक वो लाहौर की सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाता रहा। इसने जायशा को तलाक दे दी थी। ये सब धोखा इसका जहन कबूल नहीं कर रहा था। जहन जितना मुंतशिर था, ड्राइविंग भी इतनी ख़राब कर रहा था। हालांकि वो बहुत कूल माइंडेड बंदा था और बहुत अच्छी मोहतात ड्राइविंग करता था, लेकिन इस वक्त वो इमोशनली अनस्टेबल था। तभी सामने से आती गाड़ी से इसकी गाड़ी टकराई। दूसरी गाड़ी पे काबू होकर इस कदर ज़ोर से फुटपाथ से टकराई और फुटपाथ पर चढ़ गई कि गाड़ी की विंडो स्क्रीन टूट गई थी। थोड़े ही फासले पर ज़ुहान की गाड़ी भी रुक गई। इसकी गाड़ी भी इस हादसे में, एक्सीडेंट में मुतासिर हुई थी और इसे मामूली चोटें आई थी। चंद लम्हे तो इसे समझ में नहीं आया कि यह हुआ क्या है। दिमाग चकरा कर रह गया। वो पहले सख्त परेशान था। करीब से एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो नहायत परेशानी और घबराहट में गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी की तरफ दौड़ा। दूसरी गाड़ी जैसे एक मर्द ड्राइव कर रहा था, वो खून में लथपथ स्टीयरिंग पर गिरा हुआ था। इसके साथ फ्रंट सीट पर 20-21 साल की लड़की से इस हालत में देखकर रो रही थी, चीख रही थी। इस लड़की की दोनों कलाइयों में ताज़ा फूलों के गजरे थे। उसका माथा भी खून आलूद था। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी, साथ ही साथ वो इस मर्द को भी झंझोड़ रही थी, इसे पुकार रही थी, लेकिन वो शख्स खून से लथपथ होशो खुद से की दुनिया से बेगाना था। एक तो ज़ुहान की ज़हनी हालत पहले इतनी अबतर थी। वो शदीद डिप्रेशन में घर से निकला था, ऊपर से एक्सीडेंट और फिर ये मंजर देखकर इसे अपने बचपन का वो खौफनाक एक्सीडेंट याद आ गया जिसमें इसने अपने वालिदैन और भाई को खो दिया था।
ये मंजर उसके लिए इस कदर खौफनाक था कि वो 25-26 साल जोहान इस लम्हे 12 साल जोहान की तरह थर-थर कांपने लगा, जिसके सामने इसके वालिदैन और 7 साल भाई ने दम तोड़ा था। वो इस एक्सीडेंट से बचपन के इस एक्सीडेंट में पहुंच गया था। न जाने ये कैसा खौफ था, डर था कि वो इस लड़की और मर्द को हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय अपनी गाड़ी की जाने भागा और फरार हो गया। वो सख्त सर्दियों की खौफनाक रात थी। रात के 2 बजे सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। आनन फानन ये जो हादसा हुआ था, इसे कुछ नहीं दिखा था, सो वो आसानी से वहाँ से इसे किसी ने नहीं देखा था, सो वो आसानी से वहाँ से भाग गया। वेरी बैड जोहान, छित्तर बांध देते रास्ते। फजर की अजान हो रही थी जब वो एक डरे सहमे बच्चे की मानद घर आया तो जायशा जा चुकी थी, इसके घर से भी और इसकी ज़िंदगी से भी। वो उजलत में अपने बेडरूम के अटैच बाथरूम में आया। पानी का नल खोलकर वो चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। हाथ कांप रहे थे और दिल तेज से धड़क रहा था। इसके कानों में इस लड़की की चीखें गूंज रही थी, इसका रोता हुआ चेहरा, माथे से बहता खून, इल्तिजा करती पुकार। इसने चंद फुट के फासले से ये मंजर देखा था और आंखों में हमेशा के लिए वो अजियतनाक और खौफजदा मंजर जम सा गया। आज 6-7 साल गुजर जाने के बावजूद इसे ये तकलीफ दे हकीकत एक भयानक ख्वाब बनकर रातों को डराती थी, और फिर बाकी तमाम रात वो सो नहीं पाता था। और एक बहुत बड़े गुनाह का एहसास, एक बहुत बड़ा गिल्ट कि काश इस रात वो वहाँ से भागने के बजाय इन्हें हॉस्पिटल पहुँचा देता, काश वो वहाँ से ना जाता, काश वो इनकी मदद कर देता, काश। तो आज इसके दिल में इतनी बड़ी खलिश ना होती रह जाती। वो इस वाक़े से ज़हनी तौर पर बेहद डिस्टर्ब हो गया तो अक्सर साइकेट्रिस्ट से सेशन भी लिया करता था। चिपक कर रह गया था यह हादसा उसके जहन से। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जोहान की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ वो आरिफ का हुआ है, और वो आरिफ और इरहा की वो थी गाड़ी। खैर आगे देखते हैं। शाज़िन को स्कूल छोड़ने के बाद वो घर के करीब बने पार्क में आ गई। गाड़ी लॉक करने के बाद उसने पार्क में कदम रखा। इसके उठते कदमों के साथ साथ आरिफ के साथ यहाँ गुजरे पल भी जाग उठे। इसके साथ आरिफ के कदम भी उठ रहे थे। इसे अपने कंधे पर आरिफ का लमस का एहसास हुआ। गाड़ी से निकलकर पार्क की तरफ जाते हुए वो अक्सर अपना बाजू इरहा के कंधों पे फैला दिया करते थे और फिर दुनिया जहाँ की बातें करते हुए वो दोनों इस पार्क में बने ट्रैक्स पर वॉक करते थे। भले ही अब आरिफ इसके साथ नहीं था, मगर आज भी उसकी वही रूटीन थी जो कभी आरिफ के साथ हुआ करती थी। आज भी उसके शब रोज़ ऐसे गुजरते थे जिस तरह आरिफ के होते हुए इसके साथ गुजरते थे। ज़िंदगी नहीं ली थी, लेकिन ज़िंदगी के काम वैसे ही थे, मंजर वही था, बस वो नहीं था। और इसके होने से ही इरहा की ज़िंदगी चलती थी। एक हंसती मुस्कुराती नटखट सी इरहा से ज़िंदगी ने सब कुछ छीन लिया था। इसकी शौखियाँ, शरारतें, मुस्कुराहटें, सुकून, चैन, इत्मीनान, बेफिक्रियाँ। वॉक करने के बाद वो एक बेंच पर बैठ गई। जो उल्फत में हर एक किस्म से है गवारा, ये सब कुछ है मेरे पास वफ़ा तुमसे, वरना जफ़ाएं बहुत की, बहुत जुल्म ढाए भाई, एक निगाह करम इस तरफ भी, सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको, किसी गैर को यूँ सताकर तो देखो। वो अक्सर ये गज़ल गुनगुनाया करते थे जब वो इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दिया करती थी। 18 साल की उम्र में आरिफ की हमसफ़र बन गई थी। अक्सर रात रात भर वो पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ रहती। बीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम पेपर इसने शादी के बाद दिए थे। वो इसके इंतज़ार करते करते ही अक्सर सो जाते। सुबह कॉलेज से ड्रॉप करते हुए गाड़ी में ये गज़ल लगाते और साथ साथ शरारत से खुद भी गाते हुए मुस्कुराते, और मैंने खशमगी निगाहों से तकती और कभी शर्मा के नज़रें चुरा लिया करती। वो दोनों के एज डिफरेंस में 14-15 साल का फ़र्क था, लेकिन वो इरहा को ये दीवानों की तरह चाहते, बच्चों की तरह से टेंशन देते, इसे प्यार करते और इसके नाज नखरे उठाते थे। लेकिन ये सब सिर्फ 2 साल के लिए था। वो इसे बेरहम दुनिया के समंदर में तन्हा छोड़ गया था, जहाँ कदम कदम पर आजमाइशें थी, दुख थे, तकलीफ़ें थी, और वो इन सब का तन्हा मुकाबला कर रही थी। शाज़िम के साथ आरिफ की यादों का बहुत बड़ा सहारा था इरहा के पास। हसीन यादें, खूबसूरत यादें, जिनके साथ वो अक्सर दुनिया का वो ज़िंदगी का वक्त पूरा कर रही थी। वो अक्सर सोचती, अगर ये हसीन यादें थी भी इसके पास ना होती तो वो क्या करती। 9 बज गए थे। इसे पार्क में आए हुए 1 घंटा हो चुका था। इसने क्लाई पर बंधी घड़ी देखी और बेंच से उठ खड़ी हुई। 10 बजे वो स्मैरा आंटी के साथ मिलकर नाश्ता करती थी। घर आते ही इसने नसीबों को केयर टेकर नाश्ता लगाने को कहा और खुद स्मैरा आंटी के कमरे में आ गई। अस्सलाम वालेकुम मामा। इरहा ने मुस्कुराते हुए इन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मम्मा की जान। इन्होंने अपनी ऐनक उतार कर टेबल पर रखी और व्हील चेयर को घुमाकर अपना रुख इरहा की जानिब मोड़ लिया। यार मम्मा, ये क्या लिखती रहती हैं आप सारा सारा दिन? कौन? वो इनके पास चेयर पर बैठी। किसी दिन मुझे भी तो बताए ना। रहमान आरिफ के वालिद की वफ़ात के बाद जब खुद को बिल्कुल तनहा महसूस करने लगी तो डायरी लिखकर दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। बस तब से ऐसी आदत पड़ी है कि हर छोटी बड़ी बात इस पर लिख देती हूँ। स्मैरा आंटी मुस्कुराई। आज अपने दिल की कौन सी बातें इस डायरी में उतारी? इरहा ने मुस्कुराते हुए मुतजस्सिस अंदाज में पूछा। अरे भाई, ये तो सीक्रेट है, इस डायरी को तुम मेरे मरने के बाद ही पढ़ना। हमज़ मुस्कुराते हुए कहा, मगर इनकी बात ने इरहा की मुस्कुराहट गायब कर दी। अल्लाह ना करे मम्मा, अल्लाह ना करे आपको को भी कुछ हो। वो रहानसी से अपनी नशिस्त से उठी थी और इसने अपने बाजू से स्मैरा आंटी के गिर्द फैला दिए। अब मुझ में और कुछ खोने की हिम्मत नहीं है मम्मा, आप प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करें। इसकी आवाज़ नम हो गई थी।
मेरी जान जाना तो है ना। इन्होंने इरहा के हाथ से हिलाए। प्लीज़ मामा ऐसा मत कीजिएगा, आइंदा आप ऐसे नहीं कहेंगी, मुझसे प्रॉमिस करें। इरहा ने इनके हाथ थाम कर अपने लबों से लगाए। आप और शाज़िम ही तो मेरे जीने की वजह हो, आप दोनों तो मेरे लिए विटामिन ज़िंदगी का। अल्लाह आपको कभी कुछ ना करे। वो घुटनों के बल बैठ गई और अपना सर इनकी गोद में रख दिया। आरिफ की अगर कोई बहन होती ना तो वो भी मुझसे इतना प्यार ना करती जितना मुझसे मेरी इरहा करती है। स्मैरा आंटी ने प्यार से इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, सुन लें आप अच्छी तरह से, आप मेरी जान है, मेरी और मेरे आरिफ की प्यारी सी ममा, और माएँ अपने बच्चों से ऐसी बातें नहीं करती। वो उठते हुए लाड से बोली तो स्मैरा आंटी मुस्कुराई। ओके ओके, नहीं कहूँगी अब। गुड गर्ल। इरहा भी मुस्कुराई। अरे गर्ल कहाँ से आ गई हो गई मैं? 60 साल की बुड्ढी को इतना पैम्पर मत करो। इतनी स्मार्ट और खूबसूरत मम्मा को क्यों पैम्पर ना करूँ मैं? कभी आईने में खुद को गौर से देखें, 45 से ज़्यादा नहीं लगती हैं। इरा ने व्हीलचेयर को अकब से पकड़ा और इन्हें कमरे से बाहर ले आई। नसीबों ने नाश्ता लगा दिया। तुम कहती हो तो मान लिया। आप खुश? इन्होंने हार मानी। हाँ, अब वाकई खुश। इरा इनकी व्हीलचेयर को डाइनिंग टेबल के पास लाई और इनको नाश्ता सर्व करने लगी। थैंक यू मेरी बच्ची, जीती रहो। इरा ने वाइट एग से बना ऑमलेट इनकी प्लेट में डाला और फिर चाय बनाकर इनके सामने रखी और ख़ुद भी इनके मुकाबले बैठ गई। इरा मेरी जान, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? इन्होंने इरहा की खाली चाय पीते देखकर पूछा। बस मामा ऐसे ही, भूख नहीं है। इसने चाय का सिप लिया। मैं देख रही हूँ तुम्हारी भूख खत्म होती जा रही है, कोई परेशानी है तो मेरी जान शेयर करो मुझसे। वो मुतवक्किर हुई तो इरहा ने एक तवील सांस ली। कंपनी खसारे में जा रही है मामा। आरिफ ने कंपनी के लिए बैंक से जो लोन लिया था इसकी रेगुलर इंस्टॉलमेंट भी अदा नहीं हो रही। अगर यही सिचुएशन रही तो बैंक हमारे इस घर को नीलाम कर देगा। कंपनी के आधे स्टाफ को मैं फारिग कर चुकी हूँ, कंपनी इनके अखराजात पूरे नहीं कर पा रही थी। इरहा ने तशवीश से तमाम सूरत हाल से स्मैरा आंटी को आगाह किया तो वो भी अज हद फिक्रमंद हो। अल्लाह ना करे कभी हमें इस घर से जाना पड़े। सुमेरा की आंखें आंसुओं से भर गई। मम्मा प्लीज़ आप परेशान मत हो, मैं इसलिए तो आपसे ये सब शेयर नहीं कर रही थी कि आप परेशान हो जाएंगी। मेरी जान, परेशानी तो जो है सो है, हमें अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो अपने बंदों को इनकी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाता। इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। सुमेरा आंटी ने खुद के साथ साथ इरहा को भी तसल्ली दी। इंशाल्लाह मम्मा, अल्लाह बेहतर करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ, 2-3 ब्रोकर्स से मेरी बातचीत चल रही है और वो किसी अच्छी और बेहतरीन कंपनी से हमारी पार्टनरशिप करवा दें। इससे AR आरिफ रहमान कंपनी की टर्नओवर अच्छी हो जाएगी। हम आसानी से बैंक के इंस्टॉलमेंट भी अदा करते रहेंगे और दीगर मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। सुमेरा आंटी ने इसकी बात को आगे बढ़ाया। खसारे में जाने वाली कंपनी से कौन पार्टनरशिप करेगा भला? और फिर नाम भी तो चेंज करना पड़ेगा। वो पुरसोच अंदाज में इरहा से मुखातिब हुई। नाम चेंज नहीं होगा मामा, ये मेरी पहली शर्त है। और इसके पहले सवाल, आपके पहले सवाल पर तो मैं भी फिक्रमंद हूँ। कैसे हो सकता है? कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा? लेकिन फिर सोचती हूँ उम्मीद पर दुनिया कायम है, मुझे कोशिश ज़रूर करनी है, हिम्मत नहीं हारनी। मैं किसी सूरत आरिफ का ये बिज़नेस ख़त्म नहीं होने दूँगी। AR कंपनी कभी बंद नहीं होगी, ये मेरा खुद से अहद है। वो मजबूत लहजे में बोली। तो सुमेरा आंटी फ़ख्र से तकने लगी। 26 साल की वो खूबसूरत लड़की, बाहिम्मत और चट्टान जैसी मजबूत लड़की, अपने नातवा कंधों पर कितना बोझ लादे हुए थी। गुज़िश्ता 6 सालों ने इसे कितना निडर और बहादुर बना दिया था। वो इरहा को देखे गई। इंशाल्लाह मेरी जान। इरहा अपनी नशिस्त से उठी। चलती हूँ अब मम्मा, ऑफिस का टाइम हो रहा है। अब आप भी अपना फेवरेट टॉक शो देखिए, मैं तैयार हो जाऊँ। हाँ हाँ मेरी जान, तुम जाओ। नहीं, इरहा ने इजाज़त तलब की और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ हाँ मेरी जान, तुम जाओ। इन्होंने मुस्कुराते हुए इजाज़त दी। तुम मेरी बहुत बहादुर बेटी हो, परेशानी हो ना इनकी बात पर। इसने सर हिलाया। नसीबो नाश्ते की बर्तन उठा रही थी। नसीबो मम्मा का बहुत ख्याल रखना। छोटी बीबी, भला ये भी कोई कहने की बात है? बड़ी बीबी तो माई बाप है मेरा, इनका ख्याल नहीं रखूँगी तो किसका रखूँगी? नसीबो की बात पर इरहा ने इसके कंधे पर हाथ रखा। जानती हूँ नसीबो, मगर क्या करूँ, आदत पड़ गई है ना ये रोज़ कहने की। वह ज़ेर लब मुस्कुराती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और नसीबो इनकी व्हीलचेयर धकेलती हुई TV लाउंज में ले आई। वो कपड़े तब्दील करने के बाद बाल बना रही थी जब इसका मोबाइल बज उठा। हाय ब्लाच, कैसे हो? इसने कॉल पिक की। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। इरहा एक गुड न्यूज़ है। क्या? बताओ ना जल्दी से। वो मुतजस्सिस हुई। जी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को जानती हो? पलास ने पूछा। वो आईने में अपना जायज़ा लेते हुए बोली। जी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को कौन नहीं जानता, बिलियनियर है, इसका कोई एक बिज़नेस थोड़ी है। और हाय बाय द वे, तुम क्यों पूछ रहे हो? अब जी फॉर जहानी। अपना पर्स उठाते हुए इसने बलात से पूछा। पाकिस्तान में जो जी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बिज़नेस डेवलपमेंट का चेयरमैन है, इससे मेरी बात हुई है। मैंने तुम्हारी प्रोजेक्ट ऑफर रिपोर्ट इसे ईमेल की थी और वो इसने स्टडी भी किया। मेरे कज़न असफंद का वो बेस्ट फ्रेंड है। उम्मीद है वो पर्सनल इंटरेस्ट के साथ तुम्हारी इस ऑफ़र को आगे बढ़ाएगा। बलाज की बातों पर इसने इंशाल्लाह कहा। बलाज, ये कब तक मुमकिन होगा? मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं लंबा इंतज़ार करूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि कंपनी ऑनर साल में एक आध बार ही पाकिस्तान आता है और ज़्यादातर ये मुल्क से बाहर ही रहता है। तो फिर एक और गुड न्यूज़ सुनो। जी कंपनी ऑनर एक हफ़्ते के लिए पाकिस्तान आया हुआ। परसों वो दुबई जा रहा है। कल सुबह 11 बजे तुम्हारी इससे मीटिंग तय करवा दी है। तुम्हारे पास सिर्फ 40 मिनट होंगे। अब इन 40 मिनटों में तुम्हें अपनी इस ऑफर रिपोर्ट को प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी और इंटरेस्टिंग बनानी है, इस पर अभी से काम शुरू कर दो। बलाज की बात पर वो चलते चलते अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी, जाते ही मीटिंग करती हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच बलाज, मैं तुम्हारी ये नेकी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी।
वो तशक्कुर से बोली, तुम्हें मैं संदल की बेस्ट फ्रेंड ही नहीं समझता, बहन भी समझता हूँ। सो बहनों के बहुत हक होते हैं भाइयों पर, इसलिए आइंदा थैंक यू मत बोलना। बालाज ने इसका मान बढ़ाया। ठीक है भाई, नहीं कहूँगी आइंदा। बाय द वे, बीवी कहाँ है तुम्हारी, बात करवाओ। मोहतरमा कहाँ गायब है कल से, कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं। वो हंसते हुए बोली, तुम्हारे दोस्त और मेरी बीवी आज जल्दी चली गई है अपने क्लिनिक। मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा था, सोचा ये गुड न्यूज़ तुम्हें सुनाकर ही घर से निकलूँ। बलाज, ये तो तुमने वाकई बहुत अच्छा किया, बहुत परेशान थी। एनीवे टेक केयर, संदल से भी मैं बाद में बात कर लूँगी। तुम ऑफिस जाओ, देर हो रही है तुम्हें। इरहा ने गुड बाय कहने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। इरहा ने अपना लैपटॉप और फाइल उठाकर ड्राइवर को गाड़ी में रखने के लिए कहा और खुद स्मैरा आंटी की तरफ पलटी। मामा, आप ढेर सारी दुआएं कीजिएगा कि आज की ये मीटिंग कामयाब हो जाए। वो इनके गले मिली। इंशाल्लाह ये ज़रूर कामयाब होगी। वो तस्बीह पढ़ रही थी, इन्होंने इरहा पर फूंक मारी। इससे पहले कि वो कदम बढ़ाती, इसके फ़ोन की बीप बची। वहाँ हाँ काश, तुम ऑफिस से शीना को लेकर फ़ौरन निकल पड़ो, मैं भी घर से निकल रही हूँ। वो उजलत में बोली, मगर जवाबन वकास ने जो कहा था वो लड़खड़ा गई। क्या, ये क्या कह रहे हो? मैम सॉरी, मैं नहीं आ सकूँगा। मेरी माँ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है इस वक्त। बहुत सीरियस हार्ट अटैक हुआ है। ये वक्त मेरे लिए मेरी ज़िंदगी से भी अहम है। मैं बहुत मजबूर हूँ मैम। वकास रो रहा था। वो मजबूर बेबस सी सोफे पर बैठ गई। अरे नहीं वकास, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगी। तुम अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर प्रेजेंटेशन दो। मैं इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हूँ भला? तुम परेशान मत हो, माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं शीना को कॉल कर देती हूँ, वो तुम्हें कुछ रकम भिजवा देती है। किसी भी चीज़ के लिए परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कि टेक केयर। इरहा ने कॉल बंद कर दी। क्या हुआ इरहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? किसकी कॉल थी? स्मैरा आंटी फिक्रमंदी से पूछने लगी। सेल्स मैनेजर की कॉल थी, आज मेरे साथ इसी ने जाकर मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी थी। वकास की वालदा को हार्ट अटैक आया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं आ सकेगा। और शीना ये सब नहीं कर सकती। असद की कोई तैयारी नहीं है, वो ये प्रेजेंटेशन नहीं दे सकेगा। वो मायूस अंदाज में बोली, अल्लाह वकास की वालदा को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी अदा करे, आमीन। तुम खुद भी तो ये प्रेजेंटेशन दे सकती हो। अरे मेरी बेटी तो हज़ारों पर भारी है, बोलेगी तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। मेरी मानो तो अकेली चली जाओ और खुद ही मीटिंग अटेंड करो, इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। स्मैरा आंटी ने इसका हौसला बढ़ाया। जी मम्मा, मैं भी यही सोच रही हूँ, इस चांस को जाने नहीं दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नाकाम हो जाऊँगी। अगर नाकाम हुई तो भी मैं बहुत कुछ सीख लूँगी। वो एक बार फिर सोफे से उठी। ये मीटिंग तो मैं कैंसिल नहीं होने दूँगी किसी भी सूरत। ये हुई ना बात। शाबाश, अब जल्दी से रवाना हो जाओ और मैं मसलसल आयत करीमा पढ़कर दुआ करती रहूँगी तुम्हारे लिए। ठीक है मम्मा, मैं अब निकलती हूँ। रास्ते में एक बार फिर इस रिपोर्ट को स्टडी कर लूँगी, बस दुआ करते रहिएगा। यूँ ही मीटिंग ख़त्म हो मुझे कॉल कर देना, वरना मुझे फ़िक्र होती रहेगी। समारा आंटी ने तनबीह की। जी ज़रूर मम्मा। इरहा ने इनकी ढेरों दवाएं लेकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में वो मुसलसल रिपोर्ट स्टडी करती जा रही थी, मगर आज का दिन इसके लिए बहुत मुश्किल था। सो एक के बाद दूसरी मुश्किल खड़ी हुई जब बीच रास्ते में इनकी गाड़ी ख़राब होगी। रशीद, जल्दी गाड़ी ठीक करो, क्या प्रॉब्लम होगी इसे? बेगम साहबा, मैं देख रहा हूँ अभी स्टार्ट हो जाएगी। कमाल करते हो तुम भी, मैंने कहा भी था कि आज मुझे गाड़ी बिल्कुल ठीक चाहिए। वो सख्त झंझलाहट में गाड़ी से निकलकर इसके सर पर आ खड़ी हुई। रशीद बोनट खोले खड़ा था। बेगम साहबा, मुझे तो लगता है गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है। उफ़ खुदा, अब क्या होगा? सारे के सारे उल्टे काम आज ही होने थे। वो रोहानसी हुई। 10:30 तो यहीं बच गए। बेगम साहबा, मैं आपको टैक्सी मंगवा देता हूँ। रशीद ने मशवरा दिया। ये ऑफिस से गाड़ी मंगवा ली। ये मशवरा तुम अपने पास रखो। टैक्सी और ऑफिस से गाड़ी आने में कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो फिर बताइए मैं क्या करूँ बेगम साहबा? तुम कुछ मत करो। वो गुस्से से बोलती सड़क के करीब आए। मैं ही कुछ करती हूँ। जिसने हमेशा अपनी गाड़ी में लोगों को लिफ्ट दी थी, आज वो खुद लिफ्ट मांगने पर मजबूर हो गई थी। इससे आज हर हाल में जी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पहुँचना था। पहली बार जो गाड़ी इसके हाथ हिलाने पर रुकी थी, इसमें 4 नौजवान सवार थे, जिन्हें देखकर वो एकदम पीछे हटी। जी फरमाइए, लिफ्ट चाहिए या कुछ और? इन लड़कों में से एक ने मानीखेज अंदाज में पूछा। शट अप, इसने गुस्से से कहा। कमाल है, खुद ही हाथ हिला और अब नखरे। दूसरा लड़का, अबे चल यार, टाइम वेस्ट ना कर। इनके जाने के बाद इसने दोबारा हाथ हिलाया। अब के नहायत कीमती गाड़ी रुकी। फ्रंट सीट पर छोटी मोटी ग्लासेस लगाए एक बहुत ही डिसेंट सा शख्स विराजमान था और बारूदी ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मैम क्या मसला है, गाड़ी ख़राब है? ड्राइवर ने इसे और फिर सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी को देखा जिसका बोनट खुला हुआ था। रशीद अब फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जी मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, अगर वो मिस होगी तो बहुत मसला हो जाएगा मेरे लिए। प्लीज़ हेल्प मी, मुझे लिफ्ट चाहिए। अचानक मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे 11 बजे हर हाल में वहाँ पहुँचना है। अगर मैं टैक्सी मंगवाती हूँ तो भी लेट हो जाऊँगी। सो मजबूरन मुझे वो रवानी में बोल गई। कहाँ जाना है आपको? अब के ड्राइवर की बजाय इस शख्स ने पूछा। इरहा ने एड्रेस बताया तो शख्स हैरानगी से बोला, अरे क्या हुस्न इत्फाक है, मुझे भी जी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जाना है। वो शख्स ज़ेरे लब मुस्कुराया। बैठिए मोहतरमा। इस शख्स के बोलने पर इरहा ने रशीद को लैपटॉप और फाइल थमाई और गाड़ी में बैठी। आज से हर हाल में ठीक करवाओ। दोबारा फाइल और लैपटॉप पकड़ते हुए वो रशीद से गुस्से में बोली और गाड़ी की पिछली नशिस्त पर आ बैठी। गाड़ी में बैठते इसका दिल ज़ोर से धड़क उठा था। पूरी गाड़ी में उसकी इस कीमती कलोन की खुशबू फैली हुई थी जो अक्सर आरिफ इस्तेमाल किया करता था। इसका दिल तेज़ से धड़कने लगा। इरहा ने भी सनग्लासेस लगा रखे थे, इसी वजह से इसकी आंखों में आई नमी छुप गई थी। दिल में एक दर्द सा जाग उठा। जी ग्रुप में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया कर रखा है क्या? दफ्तरी शख्स ने सवाल किया। जी नहीं, वहाँ मेरी मीटिंग है, इरहा ने मोबाइल देखते हुए बताया। ओह वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, इसने सराहा। थैंक्स।
मुख्तसर जवाब। इसी लम्हे इरहा का मोबाइल बज उठा। जी मामा। इसने फ़ौरन कॉल पिक की। पहुँच गए हो? अभी कहाँ मामा, आज का दिन ही मनहूस है, एक के बाद एक मुसीबत। रास्ते में गाड़ी ख़राब होगी, मजबूरन लिफ्ट लेनी पड़ी। वो आहिस्ता से बताने लगी। आप परेशान मत हो, बस दुआ करती रहिएगा, आप मेरी फ़िक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। ड्राइवर प्लीज़ ज़रा जल्दी कीजिए ना। फ़ोन के दौरान इरहा ने ड्राइवर को मुखातिब करते हुए कहा तो इसने थोड़ी स्पीड तेज़ की। मैंने रशीद से कह दिया कि अगर मैं लेट होगी तो वो शाज़िम को स्कूल से पिक कर लेगा। वो ज़रूर खफा होगा कि मामा खुद क्यों नहीं आई। प्लीज़ आप इसे समझा दीजिएगा, वरना वो लंच भी नहीं करेगा गुस्से में। और अच्छा किया कि आपने सदका दे दिया। आयत करीमा पढ़ती रहिएगा। मैंने सुना है कि एक नंबर का खड़ूस आदमी है, किसी को खातिर नहीं लाता। मैंने लगता बाजी तो ऐसी खड़ूस आदमी की गड्डी 'च बैठी है। जी जी, मैं मीटिंग के बाद आपको फ़ौरन कॉल करूँगी। ओके, अब मैं रखती हूँ, हम करीब ही हैं, पहुँचने वाले हैं। इसने फ़ोन बंद किया और एक बार फिर फ़ाइल खोल ली और फिर थोड़ी देर के बाद वो खूबसूरत सी बिल्डिंग की पार्किंग एरिया में मौजूद थे। 11 बजने में भी 5 मिनट बाकी हैं। देर तो नहीं हुई आपको? इस शख्स ने अपनी कीमती रेस्ट वॉच देखते हुए इरहा को देखा। वाइट और पिंक स्टाइलिश से ड्रेस में वो दुबली पतली सी 25-26 साल की खूबसूरत सी कॉन्फिडेंट लड़की कंधे पर बैग और हाथ में लैपटॉप और फाइल्स उठाए खड़ी थी। थैंक यू सो मच, आपने इस मुश्किल वक्त में मेरी हेल्प की। अगर आज मैं बर वक्त यहाँ ना पहुँच पाती तो बहुत नुकसान हो जाता। अरे इसमें शुक्र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वो हम ज़ेर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया और फिर इरहा भी उजलत में इसके पीछे ही चल पड़ी। इसे भी बिल्डिंग के अंदर 3rd फ्लोर पर जाना था। अंदर जाते हुए वो और इसका ड्राइवर लेफ़्ट साइड पर चले गए और इसे कोई सरोकार भी नहीं था। वो कहाँ, क्यों और किस तरफ जा रहे हैं, इसका क्या लेना देना है इस बंदे से। और फिर राइट साइड पर वो लिफ्ट में दाखिल होगी। 3rd फ्लोर पर पहुंचकर इसने वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को अपने आने की इतला दी। मैम प्लीज़ आप तशरीफ़ रखिए, मैं अभी इन्हें बताता हूँ। 11 बज गए थे। सेक्रेटरी ने फ़ोन उठाकर अंदर इतला दी। वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त कंपनी ऑनर के ऑफिस में थे। और देखिए जुहान आ गया। जुहान रिवॉल्विंग चेयर की पुश से टेक लगाए आंखें मूंदे धीरे धीरे चेयर को हिला रहा था। जवाद एआर कंपनी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। गुज़िश्ता 6 महीनों से इन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला, सख्त खसारे में जा रही है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप 5-6 साल पहले की इनकी टर्नओवर चेक करें तो कितनी शानदार थी। मिस्टर आरिफ के बाद ये कंपनी इनकी वाइफ चला रही है। हमारे एम्प्लॉयर्स जब मिलकर इनके साथ काम करेंगे तो आई होप ऑर्डर्स भी मिलेंगे और तरक्की भी होगी। जवाद सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं एक बार मिसेज आरिफ से मिल रहा हूँ। मुझे ये डेड इन्वेस्टमेंट ही लग रही है। मैं इनके साथ साथ अपना नाम नहीं डुबोना चाहता। जोहान ने रिवॉल्विंग चेयर घुमाकर रुख टेबल की तरफ जाने मोड़ लिया। एक फ्लॉप कंपनी के हाफ शेयर्स खरीदने का हमें क्या फ़ायदा। बोलते बोलते नज़र एकदम ब्लाइंड ग्लास वॉल से बाहर उठी थी। जोहान का ऑफिस रूम ब्लाइंड ग्लास वॉल से बना हुआ था। वो यकलख्त अपनी चेयर से उठा और शीशे की दीवार के बिल्कुल सामने वो सोफे पर विराजमान थी, जिसने थोड़ी देर पहले इसके साथ गाड़ी में सफ़र किया था। ऑफिस के अंदर बैठा शख्स बाहर के मंजर को देख सकता था, मगर बाहर बैठे किसी भी शख्स को ऑफिस के अंदरूनी मनाजिर दिखाई नहीं दे सकते थे। सो जोहान शीशे की दीवार के बिल्कुल साथ खड़े हो गया और यकटक इस लड़की को तकने लगा, जिसने सन ग्लासेस अब उतार दिए थे। वो लड़की बड़े मुतासिर अंदाज में शानदार और अमेजिंग ऑफिस का जायज़ा ले रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि इसे शीशे की दीवार के अकब से कोई कितनी फुर्सत से देख रहा है। कौन है ये लड़की? किसी गहरी खाई से आती हुई आवाज़ से इसे पूछा गया। जोहान की नज़र इस लड़की पर टिकी हुई थी जैसे किसी ने मेस्मराइज़ कर दिया हो। सर यही तो है मिसेज़ आरिफ, एयर कंपनी की ऑनर, इन्हीं से तो मीटिंग है। अकब से जवाब ने इसे बताया। सर क्या आप इन्हें जानते हैं? जवाब ने पूछा, मगर इसने जवाब नहीं दिया। वो बस इरहा को देख रहा था। इन्हें अंदर बुला लो, एक बार इनसे प्रेजेंटेशन ले लो और फिर इनसे डील फाइनल कर लो। पहले हम 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे और 6 माह का इन्हें टाइम देंगे, और 6 माह का इन्हें, इस दौरान अगर ये 2-3 ऑर्डर भी ले लेते हैं तो हम मुआयना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनके साथ फ़िलहाल डन कर लो। जोहान ने अपना हतमी फ़ैसला सुनाया तो हैरान परेशान सा जवाद इसके अकब में आ खड़ा हुआ। ये काय पलट जवाद के लिए हैरान कौन थी। सर अभी तो आप कह रहे थे कि जवाद हैरान और परेशान था। जवाद मैं जो कह रहा हूँ उसको छोड़ो, जो अब कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा था, मैं जो भी कह रहा था उसको छोड़ो, जो अब कह रहा हूँ वो करो। हमज़ इरहा को देखते हुए हतमी अंदाज में कहा गया। ओके सर, मैं इन्हें बुलाता हूँ। जवाद टेबल के जानिब बड़ा फ़ोन उठाकर इसने सेक्रेटरी को कहा मिसेस आरिफ को अंदर भेज दें। जोहान रोलिंग चेयर पर बैठ चुका था। इसने टेबल के सामने 2 खूबसूरत सी चेयर्स रखी थी, एक पर जवाद और विराजमान था। 2 मिनट के बाद वो रूम के अंदर दाखिल हुई। अंदर कदम रखते ही सामने इस शख्स को विराजमान देखकर वो ठिठकी थी, जिससे थोड़ी देर पहले इसने लिफ्ट मांगी थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने जोहान को देखकर शर्मिंदगी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ टेक अ सीट। जोहान ने जवाब दिया। वो शर्मिंदगी से जवाद के साथ वाली नशिस्त पर बैठ गई। मैंने सुना एक नंबर का खड़ूस आदमी है, किसी को खातिर में नहीं लाता। इसके आसपास तो इसका अपना ही जुमला गूंज रहा था। वो सामने बैठे शख्स से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। जोहान ने इसके शर्मिंदा चेहरे को देखा और फ़ोन उठाया। 3 कप कॉफ़ी भिजवाइए। और फिर तारुफ हुआ। आई एम जोहान अज़हर, कंपनी ऑनर। मिसेज़ आरिफ, वो धीरे से बोली। मेरे सेल्स मैनेजर की वालिदा हॉस्पिटल में, इसलिए वो नहीं आ सके, सो मुझे खुद ही बोलना होगा। इट्स ओके मिसेज़ आरिफ। जोहान ने चेयर की पुश से टेक लगा लिया। नज़रें मसलसल इसी पर टिकी हुई थी। इरहा ने लैपटॉप ऑन किया और फिर
इसने प्रेजेंटेशन देनी शुरू की। कभी वो फाइल के मुख्तलिफ पेपर निकाल के टेबल पर रखती और कभी लैपटॉप से कुछ दिखाते हुए इन्हें कायल करने की कोशिश करती। जवाद इस सारी गुफ्तगू में गाहे हिस्सा ले रहा था। कभी वो इरहा से सवाल करता भी तो ज़ुहान को शामिल गुफ्तगू करता। वो बहुत एतमाद से मुसलसल बोल रही थी। ये मौका फिर नहीं मिलना था। ज़ुहान धीरे धीरे रिवॉल्विंग चेयर को घुमाता सिर्फ इसे देख रहा था। ये वो चेहरा था जिसने 6 साल से सोने नहीं दिया था। ये वो चेहरा था जिसने गुज़िश्ता 6 साल की हर रात को इसे नींद की गोली खाने पर मजबूर किया था। मैं कि क्या सिया हुई है ना ज़ुहान साहब दी गड्डी तो एक्सीडेंट होया आरिफ दा। ये वो चेहरा था जिसकी तलाशी से हर 6 महीने के बाद पाकिस्तान आने पर मजबूर करता। सो आज किस्मत की मेहरबानी से वो आज इसके सामने थी। कॉफ़ी आ गई थी और इसकी बात भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो जवाब तलब नज़रों से ज़ुहान को देख रही थी। इंटरेस्टिंग वर्क एंड गुड ऑफ़र। ज़ुहान ने इसे सराहा। इसकी नज़रों में सताइश थी। थैंक्स। वो मुस्कुराई। इसका थोड़ा हौसला बढ़ा। इसकी तारीफ़ पर ज़ुहान ने कॉफ़ी का मग उठाया और लबों से लगाया। मिसेस आरिफ कॉफ़ी लीजिए ना, जवाद ने कहा तो इसने भी कॉफ़ी का मग उठा लिया। मेरी तरफ से डन है। ज़ुहान के जुमले ने इसे खुशी और बेयकीनी से देखने पर मजबूर किया, मगर आंखों में बेयकीनी थी। जवाद तमाम मामलात इनसे तय कर लो। मिस्टर ज़ुहान, इंशाल्लाह हमारी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करके आपको मायूसी नहीं होगी। आपने हम पर एतमाद किया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। एक मुद्दत के बाद आज वो दिल से मुस्कुराई थी। आई नो, आपकी प्रेजेंटेशन से मैं आपकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा चुका हूँ। ज़ुहान ने इसे मॉरल सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच मिस्टर ज़ुहान। इरहा ने इसका शुक्रिया अदा किया। आज वो बेहद खुश थी। यू डिज़र्व इट एनीवे, कॉन्ग्रेट्स। ज़ुहान ने रिवॉल्विंग चेयर आगे की और अपना हाथ इरहा के सामने बढ़ाया। जवाद इसे शशोपन में मुब्तला देखकर इसके हाथ नीचे कर लिया। इरहा ने हाथ नहीं बढ़ाया था। जवाद अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। सर, अब मैं चलता हूँ। जवाद के जाने के बाद इरहा ने भी अपनी फ़ाइल, बैग और लैपटॉप उठाया। ओके मिस्टर ज़ुहान, नाइस टू मीट यू। इसने मुस्कुराते हुए इजाज़त ली। इरहा के दिल में इस वक्त लड्डू फूट रहे थे। आप वापस कैसे जाएंगी? आपकी तो गाड़ी गालबन ख़राब है। ज़ुहान को याद आया। मैं ऑफ़िस की गाड़ी मंगवा लूँगी या मैं टैक्सी ले लूँगी, इसने बताया। मैं अभी 1 घंटा ऑफिस में ही हूँ। मेरा ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा। डोंट वरी, मैं चली जाऊँगी। आप जहमत मत कीजिए। जहमत कैसी? ज़ुहान ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। मेरे ड्राइवर से कहीं वो मिसेज़ आरिफ को ड्रॉप कर दे। ओके थैंक्स मिस्टर ज़ुहान। शुक्रिया अदा किया हो गया और वो ऑफिस से बाहर निकल गई। वो ग्लास वाल से जब तक इसे नज़र आती रही वो इसे देखता रहा। इसकी खुशी, इसकी मुस्कुराहट ने ज़ुहान को बहुत सुकून दिया था। वो आज इतनी खुश थी कि सीधा घर ही आई। ज़ुहान का ड्राइवर इसे ड्रॉप कर गया था। ममा कहाँ हैं आप? वो घर में दाखिल होते ही बच्चों की तरह इन्हें आवाज़ें देने लगी। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। अस्सलाम वालेकुम छोटी बीबी। नसीबो ने इसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम नसीबो, ममा कहाँ है? इरहा ने अपना बैग सोफे पर रखा। नसीबो ने इसके हाथ से लैपटॉप और फाइल पकड़ी। बीबी, बड़ी बीबी तो जी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हैं। ठीक है, मेरी ये चीज़ें मेरे रूम में रख दो। शाजिम नहीं आया अभी? इरहा ने टाइम देखा। रशीद शाजिम बाबा को ही स्कूल से लेने गया हुआ है। नसीबो ने जाते जाते इतला दी। 10 मिनट लेट हो गया। इरहा ने मोबाइल पर कॉल मिलाई। हाँ रशीद, लेट क्यों हो गई? गाड़ी फिर से ख़राब तो नहीं होगी? नहीं बेगम साहिबा, गाड़ी तो अब बिल्कुल ठीक है। ट्रैफिक में फंस गए थे, बस पहुंचने वाले, रशीद ने बताया। ओके शाजिम ठीक है ना? शाजिम साहब का आज मूड बहुत ख़राब है। रशीद ने शाजिम को देखा जो मुंह फुलाए गुस्से में बिल्कुल खामोश बैठा था। क्यों क्या हुआ? शाजिम को फिक्रमंद हुई। शाजिम साहब इसलिए नाराज़ है कि आज आप इन्हें स्कूल से खुद क्यों नहीं लेने आए? दूसरी तरफ रशीद ने मुस्कुराते हुए शाजिम को देखकर बताया। तुम बस जल्दी से घर पहुंचो, शाजिम को मैं मना लूँगी। इरहा ने फ़ोन बंद किया और स्मैरा आंटी के रूम में आ गई। वो व्हीलचेयर पर बैठे बैठे इशारे से नमाज़ पढ़ रही थी। जब इन्होंने सलाम फेरा तो इरहा ने अपने बाजू इनके गले में डाले, फैला दिए। मुबारक हो ममा, काम हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि क्या बताऊँ। खैर मुबारक, या अल्लाह तेरा शुक्र है। स्मैरा आंटी की आंखों में खुशी से पानी तैरने लगा। मैं तब से दुआएं मांग रही थी। स्मैरा आंटी ने इसके हाथ थामे। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। वो मुस्कुराई। खुशी इसके चेहरे से फूट रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने शुक्र अदा किया। स्मैरा आंटी भी बेहद खुश हुई। इस खुशी को हम आज रात सेलिब्रेट करेंगे। डिनर बाहर करेंगे और लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे। वो बच्चों की तरह अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। बहुत मुद्दत के बाद स्मैरा आंटी ने इसे इस तरह से खुश होते देखा था। वो चंद सानिए इसे देखती रही। इस रात 12 बजे वो घर आए। शाजिम तो रास्ते में गाड़ी में ही सो गया था। इसे बिस्तर पर लिटाने के बाद इरहा ने स्मैरा आंटी को रात की मेडिसिन खिलाई और अपने रूम में आ गई। आज का दिन बहुत बड़ा था। इसके लिए अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जागी थी। अब इसे मेहनत से इस उम्मीद की किरण को रोशन उजाले में बदलना था। इसने अपने बेड के साइड टेबल से आरिफ की फ्रेम्ड तस्वीर उठाई। आरिफ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। हर रोज़, हर दिन, हर रात, हर लम्हा, हर सांस के साथ। जितनी बार दिल धड़कता है इतनी बार ही। इसके लबों से एक सिसकी निकली और आंखें आंसुओं से झिलमिला गईं। मेरी हर कामयाबी, मेरी हर खुशी आपके बगैर अधूरी है और रहेगी। इरहा ने इसकी तस्वीर को अपने लबों से लगाया। जानते हैं ना, आज के दिन हम पहली बार मिले थे। वो इसकी तस्वीर पकड़े बेड पर बैठ गई और फिर माजी का दरवाज़ा खुला था और बहुत सी खूबसूरत यादें इसकी आंखों के पर्दों पर झिलमिलाने लगी। वो कॉलेज से लौटी जब साजिदा बेगम, इरहा की वालदा, ने इसे बताया कि स्मैरा आंटी आ रही हैं अपने बेटे के साथ। स्मैरा और साजिदा बेस्ट फ्रेंड थी। अक्सर स्मैरा अपने ड्राइवर के साथ इनके घर आया करती थी। साजिदा बेगम का ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास घराने से था। शौहर के इंतकाल के बाद वो शौहर की पेंशन से ही ज़िंदगी की गुजर बसर कर रही थी। इनके शौहर 19वें ग्रेड के ऑफिसर थे। शादी के 12 साल बाद इरहा पैदा हुई तो
सो माँ बाप ने खूब नाजो नखरे में पाला पोसा शोख चंचल सी 18 साल बेहद खूबसूरत इरहा सुमेरा के अपने बेटे आरिफ के लिए इतनी भाई के इरहा और अपने बेटे का आरिफ की उम्र का फ़र्क भी इन्हें बेमानी ही लगा और यूँ साजिदा बेगम से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी कर डाला। साजिदा बेगम को भी कोई इतराज़ ना था, वो भी ब्लड प्रेशर शुगर की मरीज़ा थी, अपनी ज़िंदगी में ही बेटी का फ़र्ज़ अदा कर देना चाहती थी। नहायत पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आरिफ दामाद के रूप में इन्हें भी बहुत पसंद आया और सुमेरा को तो वो बचपन से जानती थी। इरहा ने इनके घर में शहजादियों की तरह ही रहना था, मगर इरहा को पढ़ने का आला तालीम हासिल करने का जुनून था। अभी तो इसने बीए के पेपर्स भी नहीं दिए थे, तबीयत में भी बचपना कूट कूट कर भरा था। आरिफ जब पहली बार अपनी वालदा सुमेरा के साथ इनके घर गए और वो पहली नज़र और पहली मुलाकात में इनको भाग गई थी। सुमेरा ने आरिफ से इरहा के मुतल्लिक बात कर ली, वो बहाने से साजिदा के घर ले गई थी। इस शाम साजिदा ने चाय पर खूब एहतमाम किया था। चाय के साथ तमाम चीज़ें इन्होंने घर पे ही बनाई थी। जब वो ट्राली लेकर ड्राइंग रूम में आई तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। इसने चाय बनाकर सर्व की। आरिफ बेटा ये कबाब ट्राई करो ना, तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे। साजिदा ने प्लेट आरिफ के आगे की। थैंक्स आंटी। आरिफ ने एक कबाब प्लेट में रखा। आज हमारी इरहा इतनी खामोश क्यों है? जब मैं अकेली आती तो इतनी बातें करती है मुझसे। सुमेरा ने इसके हाथों से चाय की प्याली पकड़ी। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। मुस्कुराते हुए इसने आपकी चाय की प्याली आरिफ की तरफ बढ़ाई। हालांकि इस वक्त इसका मुस्कुराने को बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था। कबाब आपने बहुत अच्छे बनाए। आरिफ ने तारीफ़ की और प्याली पकड़ ली। ये मैंने नहीं, अम्मी ने बनाया है। मुझे तो अंडा भी फ्राई करना नहीं आता। इसकी सच्चाई पर सुमेरा मुस्कुराई। कोई बात नहीं मेरी जान, शादी के बाद सीख लेना अगर सीखना चाहो, वरना घर में खानसामा है ना, कोई मसला नहीं। सुमेरा की तसल्ली पर भी इसे कोई तसल्ली ना हुई, सो मुतफक्कर सी मजबूरन इनके सामने बैठ गई। आरिफ इसे ही बगौर देख रहे थे। ये अपनी उंगली में मौजूद रिंग को मुसलसल घुमाते हुए परेशान दिखाई दे रही थी। भाई तुम दोनों बाहर जाकर एक दूसरे को टाइम दो, गपशप लगाओ, तब तक हम दोनों फ्रेंड्स यहाँ बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर लें। टाइम फराहम कर रही है ना। साजिदा बेगम ने आरिफ और इरहा को देखते हुए कहा तो इरहा बाहर चली गई और इसके पीछे आरिफ भी लाउंज में एक दूसरे के मुकाबिल बैठते हुए आरिफ ने बिलाकर पूछ ही लिया, कोई परेशानी है क्या? आप प्लीज़ इस रिश्ते से इनकार कर दें, मैं बहुत बदतमीज़ और फौहर किस्म की लड़की हूँ। इसकी बात पर आरिफ मुस्कुराया। मगर मुझे तो आप कहीं से भी बदतमीज़ नहीं लगी। पहली मुलाकात में आप मुझे थोड़ी जान लेंगे, वो झंझलाई। हाँ ये तो है, आपको जानने के लिए बहुत सी मुलाकातें करनी पड़ेंगी आपसे। इनकी बात पर इरहा ने हैरानगी से देखा। इनके लबों पर मुस्कुराहट थी। तो क्या मसला है आपको? इनकार कर देना इस रिश्ते से, बेबसी से कहा गया। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो आपका क्या जवाब होगा? अब वो संजीदा हुआ। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं इस शादी से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि अम्मी इस मामले में मेरी एक नहीं सुनेगी। अच्छा ये बताएं, शादी ना करने की वजह क्या है? आपका और मेरा एज डिफरेंस या कुछ और? मेरा मतलब है अगर आप किसी को पसंद करती हैं। पसंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। इरहा ने जल्दी से बोलते हुए आरिफ की बात काटी। तो पहली वजह है क्या? दोबारा सवाल। नहीं ये वजह भी नहीं है। तो फिर क्या वजह है? वो हैरान हुआ। मेरी एजुकेशन, मेरा भी बीए भी क्लियर नहीं हुआ और ये शादी। वो बोलते बोलते रुकी। इसकी बात पर आरिफ को इत्मीनान हुआ। तो ये तो कोई मसला नहीं, आप शादी के बाद पढ़ती रहिएगा। आरिफ ने मशवरा दिया। मैंने कभी किसी लड़की को शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल करते हुए नहीं देखा। आपको पता है मेरी कज़न नाज़िया अभी मास्टर्स कर रही थी, शादी होगी, मास्टर्स अधूरा रह गया। आज 5 साल हो गए इनकी शादी को, अभी तक वो क्लियर नहीं कर सकी। इसने कदे गुस्से से बताया। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो क्यों नहीं क्लियर कर सकी? आरिफ ने डरते डरते सवाल किया। कैसे क्लियर करती? बेचारी प्रेग्नेंट जो हो गई थी। इसके मासूम से अंदाज पर आरिफ हंस पड़ा। अब वो इस पर वो क्या कहते? कितनी देर वो मुस्कुराते रहे और इसे देखते रहे। वो आम लड़कियों की तरह ज़्यादा तेज़ तरार नहीं थी। वो इसके इस मासूमाना से सवाल पर वो कितनी देर मुस्कुराते रहे। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? वो हैरान हुई थी। कुछ सोच रहा हूँ। वो हवस मुस्कुराहट के साथ। क्या हवस? हैरानगी। यही कि शादी तो मुझे आपसे ही करनी है। दो टोक जवाब। यानी एक नंबर के ढीठ हैं आप, बात नहीं मानेंगे आप। वो गुस्से से अपनी जगह से उठी। ढीठ तो वाकई हूँ मैं। वो भी सीने पर बाजू लपेटे उठ खड़े हुए। और आपकी बात मानकर मैं अपना नुकसान थोड़ी करूँगा। इसे मुस्कुराती नज़रों से देखते कहा गया। मैं तो आपको अच्छा खासा डिसेंट इंसान समझ रही थी। मुझे लगा आपको मेरी बात के अंडरस्टैंड करेंगे, मगर मुझे तो आपके इरादे ही ठीक नहीं लग रहे। इसकी झंझलाहट पर आरिफ ने कहका लगाया। आपने बिल्कुल ठीक समझा, मेरे इरादे वाकई ठीक नहीं है और ये सब आपको देखने के बाद हुआ। आरिफ के मानी के अंदाज पर वो झंझला कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। इसे आरिफ पर सख्त गुस्सा आ रहा था और फिर इसके इनकार को खातिर में लाए बगैर आरिफ के साथ इरहा की शादी कर दी गई। वो इससे बच्चों की तरह प्यार करते, इसका इतना ख्याल रखते कि कभी कभी इरहा को अपनी किस्मत पर रश्क आता। हनीमून से वापस आकर वो रेगुलर कॉलेज जाने लगी। आरिफ ऑफिस जाते हुए इसे खुद कॉलेज ड्रॉप करते और वापसी पर भी तमाम मसरूफियात को बुलाए ताक रखकर इसे खुद लेने आते। वो कभी कभी वापसी पर बच्चों की तरह इसी रेस्टोरेंट में लंच की फरमाइश करती, इसकी फरमाइशें भी ऊट पटांग हुआ करती थी। कॉलेज में यूनिफॉर्म में वो सूटेड बूटेड आरिफ के साथ लाबाली से लंच कर रही होती और आरिफ बेचारे सख्त शर्मिंदगी में कनखियों से लोगों को अजीब अजीब नज़रों को तकते और इसका लंच खत्म होने का इंतज़ार करते। फॉर गॉड सेक डार्लिंग, ये वापसी पर लंच वंच मत किया करो। लोग समझते कि ये अच्छा खासा बंदा न जाने कहाँ से इस कॉलेज गर्ल को फंसा कर ले आया डेट के लिए। वो बेचारगी से कहता तो इसके अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंसी। आप सिर्फ मेरी खुशी को देखा करें, लोगों का क्या, वो तो सिर्फ बातें बनाते हैं। वो खाना खाती कहती और वो इसके खाना ख़त्म करने का इंतज़ार करते रहते। यार इरा ये अच्छी दादागिरी है, वो शिकवा करते जिसे वो खातिर में ना लाया जाता।
इसी तरह सुबह कॉलेज ड्रॉप करते वक्त वो खुद गाड़ी से उतरकर इरहा के लिए दरवाज़ा खोलते। ये मंज़ार देखकर इरहा की फ्रेंड्स इसकी किस्मत पर रश करती और वो इतराते हुए आरिफ से फरमाइश करती, मैं कॉलेज में तब इंटर होंगी जब आप मुझे टाइट वाला हक करेंगे। और वो इसकी बेतुकी और फजूल फरमाइश पर ब्लश होते, जज्बस होते, डार्लिंग मैं कहते हैं, डार्लिंग ये मैं यहाँ नहीं कर सकता, ये हमारा पर्सनल और बेडरूम मूवमेंट है। वो इधर उधर लोगों का हजूम देखकर लाचारी से कहते, तो ठीक है फिर जब मैं घर आऊँगी तो आप मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो निरूठे अंदाज में धमकी देती और इनकी जान पर बन जाती। एक तो मैं तुम्हारी इन धमकियों से बहुत तंग हूँ। कम ऑन स्वीटी, ये क्या पागलपन है यार, पब्लिक प्लेस पर मैं तुम्हें हक करते हुए गुड बाय कहूँ, खुद सोचो कितना अजीब लगता है। वो बच्चों की तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, हाँ हाँ मैं पागल हूँ, आप जल्दी से हक करें ना। वो देखें मेरी सारी फ्रेंड्स देख रही हैं गेट पर, आप मुझे प्यार से हक करेंगे ना तो वो बहुत जेलस होंगी। वो मासूमियत से कहती, अच्छा तो ये सब अपनी फ्रेंड्स को जेलस करवाने के लिए है, मैं ख्वामखा न जाने क्या समझ रहा था। दूसरों को जेलस करना अच्छी बात नहीं, वो धीरे से कहते तो इरहा मुस्कुरा देती। आपको क्या मालूम, आपकी इस मोहब्बत पर सारा दिन डिस्कशन होती है और मुझे लगता है जब आपको आइडियलाइज़ किया जाता है क्योंकि आप जैसे हस्बैंड फिल्मों, ड्रामा और नावलों में ही पाए जाते हैं ना। वो रवानी में बोलती है और आरिफ मुस्कुराते हुए प्यार से इसका नाक दबाते, यू आर अमेजिंग, तुम कहीं भी कुछ कर सकती हो। हाँ ये तो है, और इसकी वजह आप हैं, जब आप मेरे साथ होते हैं तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं होती। वो इरहा की बात पर मुस्कुराते रहते। ओके अब अंदर जाओ, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। वो प्यार से कहते तो इन्हें फ्लाइंग किस करती अंदर बढ़ जाती। स्टडी रूम में ये इनका तीसरा चक्कर था। यार तुम्हारी असाइनमेंट आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही। वो स्टडी रूम में बुक्स पर खेरे दुनिया जहान से बेखबर अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करी थी। सुबह से इसे ये सबमिट करवानी थी, बस थोड़ी सी रह गई। आरिफ, इसने एक लम्हे के लिए सर उठाया और इन्हें देखा। वो इसके करीब ही बैठ गए। आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही हो मुझे, इसके बालों को चेहरे से हटाते हुए शिकवा किया। आई एम सॉरी मगर ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। इसने नोट्स की तरफ, असाइनमेंट की तरफ इशारा किया। शाम को अपनी ये पढ़ाई कंप्लीट कर लिया करो डार्लिंग, जब तक तुम बिस्तर पे नहीं आती मुझे भी नींद नहीं आती। इन्होंने मोहब्बत से इरहा का हाथ थाम लिया। मुझे अब पता चला कि नाज़िया आपी का मास्टर्स कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। इसकी क्या असर आई पर आरिफ हंस पड़े। बताओ कितनी देर है। इसके सर पर प्यार से चप्पत लगाई। सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। सर को सहलाते हुए इसने आरिफ को बताया। अभी भी मज़ीद आधा घंटा, खफकीसी से देखा गया। हाँ ना, सिर्फ 30 मिनट। इरहा ने मुस्कुराहट छुपाते हुए 30 मिनट पर जोर दिया। तुम्हारे ये 30 मिनट मुझे 3 घंटे के बराबर लग रहे हैं। मुझे घूरते हुए अपनी नशिस्त से उठे तो वो मुस्कुरा दी। अगर 30 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। इनकी धमकी में पर वो हंसी। तोबा है, आपके इरादे और अंदाज़ बता रहे हैं कि मुझे पेपर्स भी नहीं देने देंगे आप। स्वीट हार्ट, बीए तो क्लियर करवा ही दूंगा तुम्हारा, अलबत्ता मास्टर्स मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर इसी तरह मुझे तंग करोगे तो मुकम्मल नहीं होगा। वो शरारत से बोले तो इनकी इस बात पर इसने गुस्से से आरिफ को देखा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपने वादा किया था मुझसे कि शादी के बाद मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूँगी। ओके बाबा, मजाक कर रहा हूँ, जल्दी आओ बस। वो प्यार से तनबीह करके बाहर निकल गए और वो मुस्कुराती हुई फिर से असाइनमेंट बनाने लगी। मैं मसरूफ़ हो गई। जी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ इरहा ने तमाम कानूनी मामला तय कर लिए। कंपनी का नाम तब्दील नहीं किया गया। इसके ऑफिस आधा स्टाफ सुहान का था और ख़ुद सुहान अगले हफ्ते ही कनाडा चला गया। वो पहले से ज़्यादा मेहनत कर रही थी। ऑफिस में 2-3 घंटे ज़्यादा टाइम देने लगी। हर काम की खुद निगरानी करती, चेक एंड बैलेंस रखती। वो ऑफिस से निकल रही थी कि जब संदल की कॉल आ गई। यार कहाँ गायब रहती हो, 2-2 दिन रब्ता ही नहीं करती हो। इसके कॉल पिक करते ही संदल ने शिकवा किया। तुम्हें पता है ना, फिर भी पूछ रही हो। आजकल ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम लगा रही हूँ, दुआ करो जल्दी कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए। मैं मिस्टर जुहान के सामने खुद को अपनी कंपनी को साबित करवाना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि हम बड़े से बड़ा ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। इन्होंने एतमाद करके गलती नहीं की। वो बात करती करती ऑफिस से निकल गई। रशीद पहले से बाहर मौजूद था। इंशाल्लाह तुम बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल करोगी, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता। संदल ने हौसला बढ़ाया। वैसे संदल, आपस की बात है, बहुत बड़ा रिस्क लिया मिस्टर सुहान ने। इरहा गाड़ी में बैठते हुए बोली। आजकल कौन लेता है इतना बड़ा रिस्क। हाँ ये तो अबलाज भी यही कह रहा था, संदल ने बताया। मैंने तुम्हें बताया वो लिफ्ट वाला किस्सा। इरहा को याद आया। संदल से पूछा। संदल हंसी। हाँ 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 हाँ, बताया था तुमने। सुनो, कहीं तुम पर लट्टू शट्टू तो नहीं होकर तो नहीं इसने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर ली। संदल ने मुस्कुराते हुए से छेड़ा। बकवास मत करो, अच्छा खासा डिसेंट बंदा है वो, बिलियनियर है, सारी दुनिया घूमता है और वो मुझ पर लट्टू होगा, 6 साल बच्चे की अम्मा पर। इरहा ने हंसते हुए से डपटा। संदल इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इन दोनों का ऐसा मजाक चलता था। 6 साल बच्चे की खूबसूरत अम्मा, कौन मानता कि तुम्हारा एक बेटा भी है। अनमैरिड लगती हो अब भी, कोई माने या ना माने मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अच्छी तरह से जानती हो संदल, मैं सिर्फ और सिर्फ मामा और शाज़िम के लिए जी रही हूँ, इन्हीं के लिए ये सब कर रही हूँ। मेरे अंदर ज़िंदगी तो इसी दिन दम तोड़ गई थी जिस दिन आरिफ मुझे छोड़कर मनो मट्टी तले जा सोए थे। इसकी आवाज़ में अब अफसुर्दगी थी। गाड़ी अब मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ रही थी। आजकल के दौर में शायद ही किसी ने इतनी मोहब्बत की हो जितनी तुमने आरिफ भाई से की है। संदल ने इतराफ़ किया। संदल, जानती हो ये आरिफ की मोहब्बत का समर है। इसने मुझे इतना चाहा, इतनी मोहब्बत दी कि मैं तमाम उम्र इसकी मोहब्बत के शहर से नहीं निकल सकती और ना निकलना चाहती हूँ। ये जो मेरे इर्द गिर्द इसकी मोहब्बत का हाला है ना, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। आरिफ सिर्फ एक ही था, कोई दूसरा नहीं हो सकता।
दुनिया के लिए वो जा चुका है, मगर कोई नहीं जानता वो कहीं नहीं गया, वो मेरे पास ही है, मेरे साथ रहता है हर लम्हा। इसकी बातें, इसकी खुशबू, इसकी लाजवाब मोहब्बत सब मेरे साथ है। वो मजबूत लहजे में बोल रही थी, तुम दोनों की मोहब्बत बहुत खूबसूरत है, किसी किस्से कहानी की तरह। संदल ने इतराफ़ किया तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा ये बताओ, स्मैरा आंटी के साथ कब आ रही हो हॉस्पिटल? संदल ने टॉपिक चेंज किया। कल मामा का डायलिसिस करवाना, इरहा ने बताया। गाड़ी अब घर की तैयारी, सड़क पर गामजन थी। ठीक है, कल मैं शाम को हॉस्पिटल ही रुक जाऊंगी। नहीं संदल, कोई मसला नहीं है, मैं मम्मा के पास ही रहूँगी, तुम बेशक घर चली जाना। आजकल बलाज को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, हफ्ते बाद तो वो जर्मनी चला जाएगा, फिर तो साल बाद ही वापस आएगा। इरहा ने आराम से उसे मना लिया। तुम्हारे किसी भी काम से बलाज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अकेली तुम परेशान होती रहोगी, जानती हो मैं अच्छी तरह तुम्हें। ऊपर से जितना मजबूत शो करती हो, अंदर से इमोशनली इतनी ही अनस्टेबल और अनकंट्रोलेबल भी हो। आंटी को तकलीफ में देखकर छुप छुप कर रोना शुरू कर दोगी। संदल ने ज़्यादा से ज़्यादा डपटा तो वो खामोश होगी। वो इसे खुद से ज़्यादा अच्छी तरह से जानती थी। ज़िंदगी की छोटी बड़ी आम और ख़ास कोई भी बात संदल से मख्फी ना थी। वो स्कूल से एक साल थी। संदल और इरहा की दोस्ती में सारी थी, बिन कहे एक दूसरे के एहसासात को समझ जाती। संदल एक साइकेट्रिस्ट थी और एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल से वाबस्ता थी। घर के करीब रशीद ने गाड़ी की रफ्तार स्लो की। इनके घर के सामने एक बहुत बड़ा बंगला खाली पड़ा था। इसके मकीन असद दराज से यूरोप में सेटल थे। आज इसका गेट खुला हुआ था, कुछ लोग आ जा रहे थे और इसे ये बंगला बहुत पसंद था। रशीद, यहाँ घर का काम हो रहा है क्या? इरहा ने पूछा। संदल की कॉल अब बंद हो चुकी थी। बेगम साहिबा, मैंने सुना ये बंगला बिक गया और जिसने ख़रीदा वही इस घर में काम शाम करवा रहा है। रशीद ने इतला दी। ओके, रहाइश के लिए रेनोवेट करवा रहे हैं। चौकीदार ने गेट खोल दिया। गाड़ी अब पोर्च में आ चुकी थी। लॉन में शाजिम फुटबॉल से खेल रहा था। करीबी व्हील चेयर पर स्मैरा आंटी और इसके पास नसीबो भी मौजूद थी। इरहा को देखते शाजिम वही फुटबॉल छोड़कर भागते हुए इसके पास आया था। मामा, मैं आपको मिस कर रहा था, शाजिम ने इसके गले में लगते हुए बोला। मामा की जान, अब मैं आ गई हूँ ना, बाकी का सारा वक्त मैं अपने जानी बच्चे के साथ ही रहूँगी। इरहा ने इसे अपने सीने से लगाया, इसके माथे पर बूसा सब्त किया। लंच कर लिया था ना आपने? इरहा ने पूछा तो शाजिम ने इस्पात में सर हिलाया। गुड बॉय। इरहा ने इसके हाथ चूमे। मामा, अगर डैड अल्लाह के पास ना गए होते तो आपको ऑफिस ना जाना पड़ता ना? वो 6 साल शाजिम के इस सवाल ने इरहा का दिल मुट्ठी में ले लिया। आपके डैड अल्लाह ताला को बहुत पसंद थे, इसलिए इन्हें अपने पास बुला लिया। क्या आपको पसंद नहीं करते अल्लाह ताला? शाजिम के सवाल पर वो मजबूरन मुस्कुराई। शायद मुझे भी करते हैं, पता है मुझे अल्लाह ताला ने आपका और आपकी बड़ी मम्मा का ख्याल रखने का हुक्म दे रखा है, इसलिए मुझे काम भी ज़्यादा करना पड़ते हैं। इरहा ने इसके बाल संवारे और इसका हाथ थाम कर लॉन की तरफ बढ़ी। डोंट वरी मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपका बहुत सारा ख्याल रखूंगा और आपको बिल्कुल भी काम नहीं करने दूंगा। शाजिम की बात पर इरहा को इस पर बेइंतहा प्यार आया और इंशाल्लाह कहा। मेरा जानी बच्चा, मेरा गोलू, मेरा डार्लिंग, कितना समझदार है। इरहा ने इसे खूब प्यार किया। और फिर हम डैड से भी मिलने जाएंगे, शाजिम ने प्यार से कहा। अब कि वो खामोश रही, इसके सवाल अक्सर इरहा को रुला देते थे। आपको पता, मैं डैड को बहुत मिस करता हूँ। अगर अल्लाह इनको अपने पास ना बुलाते और वो हमारे साथ रहते तो मुझे कितना मज़ा आता। मेरा फ्रेंड सनी है ना, रोज़ इसके पापा इसके साथ वीडियो गेम्स खेलते हैं, इसे स्कूल से पिक करने आते हैं, वो अपने पापा के साथ क्रिकेट भी खेलता है, इसके पापा इसके साथ स्विमिंग भी करते हैं। शाजिम अपनी धुन में बताया जा रहा था। वो अपनी मरहूमियों के साथ साथ अपने बेटे की मरहूमियों पर भी दिल गिरफ्तार हो रही थी। वो जितनी भी कोशिश करती शाजिम को बाप का प्यार तो नहीं दे सकती थी ना। कभी कभी ये दुख इसे अंदर ही इतना तोड़ देते थे कि इसकी धाड़े मार मार कर रोने को दिल जाता। ज़िंदगी की ये थकन सूद की तरह बढ़ती हुई महसूस हुई होती। जब ज़िंदगी में सब कुछ उलट पलट हो जाए तो समझ ले कि रब करीम नए सिरे से आपकी ज़िंदगी को तरतीब देने वाले हैं। बिगड़े काम संवारने लगते हैं, दिन का उजाला एक नई रोशनी की नवीद सुनाने लगता है, रात की तारीकी दुख के बादलों को निकलने लगती है। इरहा के साथ भी अब ऐसा ही होने लगा था। इसकी मेहनत रंग ले आई थी। AR कंपनी ने 4 करोड़ का पहला ऑर्डर हासिल कर लिया था। ये इसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि ये सब टीम का वक्त था, मगर एक कप्तान की तरह वो अपनी टीम को लेकर मैदान में उतरी थी। बिजनेस की इस दुनिया में मर्दों के बीच ये कामयाबी पाना उसके हौसलों को मज़ीद बुलंद कर रहा था। आज वो नए जोशो हौसले और बहुत खुशी से ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। वाइट स्टाइलिश से ट्राउज़र और शर्ट पर मल्टी कलर का दुपट्टा लिए बिल्कुल हल्के फुल्के मेकअप में वो बेहद हसीन लग रही थी। एक मुद्दत के बाद उसने कलाई में कुछ मल्टी शेड की बैंगल्स पहनी थी। दिल खुश था, सो रूटीन से हटकर तैयार भी हुई। मल्टी कलर का बैग लेकर वो कमरे से बाहर निकल आई। माशाल्लाह, आज मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, स्मैरा आंटी इसे देखते हुए खुशी से बोली। वो लाउंज में न्यूज़ लगाए हुए थी। ऐसे ही रहा करो मेरी जान, आरिफ तुम्हें हमेशा ऐसे ही खिला खिला सा देखना चाहता था। वो प्यार लेने के लिए स्मैरा आंटी के करीब आई। आरिफ के लिए तो मैं दिल से तैयार हुआ करती थी मामा, अब ना वो है ना ही दिल, वो आहिस्तगी से बोली। स्मैरा ने इसे गले से लगा लिया। जवान बेटे को इस जहान से ज़्यादा देखने का जो गम है वो तो दीमक की तरह मुझे अंदर ही अंदर से चाट रहा है। इस गम के साथ तुम्हारी ये भरी जवानी में उजड़ जाने का जो दुख है, ये भी हर लम्हा सताता है। किसी पल चैन नहीं आता मुझे। आज हूँ कल ना रही तो कैसे एक छोटे से बच्चे के साथ इस जालिम दुनिया में रहोगी? कैसे मुकाबला करोगी ज़िंदगी के नए नए चैलेंजेस का?
वो अक्सर ऐसी बातें कह जाती इरहा से और इसके पास इन बातों का कोई जवाब ना होता। मामा आप खामखा परेशान होती रहती हैं, देखिए ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है। 2-4 साल तक शाज़िम और बड़ा हो जाएगा और वो है ना मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया, मुझे लोगों से क्या लेना देना। तुम अभी ये बातें नहीं समझोगी, मुझे समझना भी नहीं है मामा। वो इस हकीकत पर बात ही नहीं करना चाहती थी। सुमेरा इसे देखेगी, अल्लाह ने इसे जैसे फुर्सत से बनाया था, मगर नसीब में इतनी कम खुशियाँ। वो तासुब से इसे तकती रही। ओके मामा, अपना ख्याल रखिएगा, मैं अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। सुमेरा आंटी ने मोहब्बत से इसका हाथ थाम कर इजाज़त दी और इस ऑफ़िस की तरफ वो रवाना हो गई। गाड़ी गेट से निकली तो बेख्तियार इसकी नज़रें साथ वाले घर की तरफ जानिब उठी। ये घर इतना खूबसूरत था कि आते जाते बेख्तियार इरहा की नज़रें इस पर उठती। वाइट पैलेस की तरह ये इसका ड्रीम हाउस था और वो अक्सर आरिफ से इसका इजहार भी करती थी। आरिफ ने इससे वादा किया था कि जब भी ये घर कभी सेल होगा तो वैसे ये ख़रीद कर गिफ्ट करेगा या उसे ऐसा ही बनवा कर देगा। इसने एक तवील सांस ली और अपना सर गाड़ी की सीट से टका दिया। काश उसके पास इतनी बड़ी रकम होती तो वो ये घर ज़रूर ख़रीद लेती। सरसब्ज़ पौधों और दरख्तों के दरमियान घर घिरा ये वाइट पैलेस। मैनू लगता आ वाला जो वाइट पैलेस है ना, वह यार जोहान ने ख़रीद लिया। इसके और इसके लॉन की दीवार बिल्कुल साथ थी, टेरेस भी बिल्कुल साथ ही था। वो अपने घर के टेरेस पर अक्सर शाम को बैठकर कॉफ़ी पीती तो साथ वाले घर का टेरेस, ड्राइवे, लॉन सब नज़र आता। दिल की ख्वाहिश तो मुर्दा दिल में भी कहीं दफन हो गई थी। आरिफ के साथ ही सारी खुशियाँ, सारी ख्वाहिशें, सारे जज्बे दम तोड़ गए थे। ये जो दिल की बात है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके से इस दिल में तन्हाई पलती है, तेरी याद साथ है। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं पर एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। वो चलती गाड़ी के शीशे से गुम होते हुए रास्तों को यकटक देख रही थी। कभी वो इन रास्तों से आरिफ के साथ गुजरा करती थी, हंसी मुस्कुराती, सो ख्याल बिखेरती। कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पा के भी ये मन ही मन में कहता है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पड़ती है। अब लबों पर खामोशियों के ताले थे और आंखों में सब कुछ खो देने का कर्ब था। खाली दिल, खाली आंखें और खाली ज़िंदगी इसका मुकद्दर थी। कहीं तो बीते कल की बातें दिल में उतर जाती हैं, कहीं जो धागे टूटे तो मालाएं बिखर जाती हैं। कोई दिल में जगह नई बातों के लिए रखता है, कोई अपनी पलकों में यादों के दिए रखता है। कितनी यादें थी इसके पास आरिफ की, ऐसे ही सुबह से रात और रात से फिर सुबह हो जाती, लेकिन आरिफ के ख्याल, इसकी बातें, उसकी यादें कम ना होती। अपनी सोचों में ऑफिस का रास्ता कट जाता सो आज भी कट गया। वो ऑफिस में आई, हमेशा की तरह से गुड मॉर्निंग कहा गया, जिसका वो मुस्कुराते हुए जवाब दिया करती। वो अपने रूम में आई तो हैरत से दरवाजे के पास ही ठिठक कर रुक गई। कमरा ताज़ा फूलों की खुशबू से महक रहा था। इसके टेबल पर बेहद खूबसूरत से फ्लावर बास्केट रखी थी। फ्लावर बास्केट के अंदर एक छोटा सा कार्ड रखा था। इरहा ने कार्ड उठाकर खोला। कॉन्ग्रेट्स फॉर दिस अचीवमेंट मिस फ्रॉम जोहान। इसने कार्ड वापस टेबल पर रखा और फ़ोन उठाकर शीना को बोला। शीना, ये सब क्या है? वो अपनी चेयर पर बैठते हुए हैरान हुई। मैम, ये मिस्टर जोहान ने भिजवाया। शीना ने इसे बताया तो बस बात में सर हिला गई। ये तो उसने कार्ड में ही पढ़ लिया था। ये सब बिल्कुल गैर मुतवक्किल था। इसने फ्लावर बास्केट उठाई और इसमें सजे खूबसूरत फूलों की खुशबू को महसूस किया। अगले ही लम्हे इसके मोबाइल की बीप सुनाई दी। इरहा ने कॉल पिक की। जोहान स्पीकिंग। दूसरी जानिब गंभीर सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। मिस्टर जोहान, इट्स प्लेजेंट की ज़रूरत नहीं थी वैसे। वो धीरे से बोली। ज़रूरत तो बिल्कुल थी, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, इतना तो बनता है। जोहान ने सराहा। थैंक यू सो मच। इसने शुक्रिया अदा किया। इसकी ज़रूरत नहीं। और बाय द वे, कैसी हैं आप? हल्के फुल्के अंदाज में पूछा गया। जी बिल्कुल ठीक, मुख्तसर जवाब। वेरी गुड, तो ठीक है, आप अपना काम कीजिए, मुझे आपको मुबारकबाद देना थी। इसके बाद जोहान ने फ़ोन बंद कर दिया। नसीबो, मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे साथ चेस खेलो ना। शाजिम लॉन में टेबल पर रखी चेस अकेले खेलते खेलते बोर हो रहा था। शाजिम बाबा, मुझे तो सिर्फ लूडो ही खेलनी आती है या कैरम, ये बहुत मुश्किल है। पास बैठी नसीबो ने कहा। ओके, तो फिर मेरे साथ क्रिकेट खेलो। शाजिम अपनी चेयर से उठा। ठीक है, ये खेलते हैं। नसीबो इसका बैट और बॉल उठा लाई। बॉलिंग तुम कराओगी। शाजिम ने बैट पकड़ा। ठीक है शाजिम बाबा। नसीबा ने बॉलिंग कराई और शाजिम ने ज़बरदस्त किस्म का छक्का मारा और बॉल दीवार से पार साथ वाले घर के लॉन में जा गिरी। दूसरी तरफ लॉन में वो चेयर पर बैठा, टांगें लंबी की, अपने पाँव सामने टकाए, गोद में लैपटॉप रखे कुछ काम में मसरूफ़ था। करीबी टेबल के दूसरी साइड पर चेस रखी थी। अचानक साथ वाली दीवार से एक बॉल आकर चेस पर गिरी थी और इसने इधर उधर देखा मगर कोई दिखाई न दिया। चंद लम्हों के बाद इसी दीवार के ऊपर से एक 6 साल क्यूट से बच्चे का चेहरा नमूदार हुआ। सॉरी अंकल, हम क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने शॉट मारी और बॉल इधर आ गई, गिर गई। नसीबों ने दीवार के साथ खड़े होकर शाजिम को अपने कंधों पर बिठा रखा था।
इट्स ओके बेटा। इसने लैपटॉप टेबल पर रखा और उठकर लॉन में इसकी बॉल स्लैश करने लगा। चंद ही लम्हों के बाद एक बॉल एक क्यारी के करीब ही मिल गई। वो बॉल उठाकर इस बच्चे की जानिब बढ़ा। शाजिम की नज़र चेस पर पड़ी। अंकल आप चेस खेल रहे थे? हाँ अकेला ही खेल रहा था, कोई नहीं था, कोई है नहीं ना साथ खेलने वाला। इसने बॉल शाजिम की तरफ बढ़ाई। दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मेरे साथ भी कोई नहीं खेलता चेस। शाजिम ने मुंह फुलाया। क्यों, आपके साथ कोई क्यों नहीं खेलता? इसने पूछा तो शाजिम ने मुंह फुलाते हुए कहा, मेरे घर में सभी लड़कियां रहती हैं, मेरे अलावा कोई बॉय नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं। और आपके पापा? इसके पूछने पर शाजिम अफसुर्दा हुआ। अल्लाह मेरे डैड से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनको अपने पास बुला लिया। मेरे डैड नहीं है ना, इसलिए मम्मा को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। नसीबा को भी चेस खेलना नहीं आता। वो मासूमियत से बताने लगा। एक्चुअली मैं भी क्या करूँ, मेरे साथ भी कोई चेस खेलने वाला नहीं है। सो सैड। शाजिम ने अफसोस हुआ। एक काम करते हैं, तुम रोज़ शाम को मेरे घर आ जाया करो, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। इसके ऑफ़र पर शाजिम का चेहरा खिल उठा और फिर अगले ही लम्हे वो इसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ? बहुत ही जालिम किस्म की मामा है मेरी, वो मुझे नहीं आने देंगी। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया। तो मैं आ जाया करूँ? नहीं आपको भी नहीं आने देंगी, वो झंझलाए अंदाज में बोला। पूरी हिटलर है। इसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। तो फिर हम खेलेंगे कैसे? इसे अच्छा लग रहा था प्यारे से शाजिम से बातें करना, वो बहुत क्यूट था। इसके लिए आप मेरी बड़ी मामा से दोस्ती करनी होगी। वो राजदारी से बोला तो वो हंस दिया। ये बड़ी मामा कौन है? मेरी दादो, शाजिम ने बताया। तो ठीक है कर लेंगे दोस्ती, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके डन। शाजिम ने हाथ बढ़ाया तो मुस्कुराते हुए इसने भी शाजिम का हाथ थाम लिया। शाजिम बाबा अब उतर भी जाइए ना, मेरे बाजू दुख रहे हैं। नसीबो बोली तो वो बॉल पकड़े नीचे उतर गया। और फिर दूसरी मुलाकात इनके घर के बाहर सड़क पर हुई। स्मैरा आंटी का अक्सर घर में दिल घबरा जाता तो नसीबो इनकी व्हीलचेयर धकेलती घर से बाहर ले आती। शाम में वो अक्सर रोलर स्केट्स पहने सड़क पर स्केटिंग करता या फिर वो तीनों घर के करीबी बने पार्क में चले जाया करते थे। घर से बाहर थोड़ी ताज़ा सी आबो हवा में स्मैरा आंटी का दिल भी और हो जाता और वो खुद को फ्रेश महसूस करती। ध्यान से शाजिम बाबा। शाजिम स्केटिंग करते हुए साथ अटकेलियाँ भी कर रहा था। कब से नसीबो और स्मैरा आंटी ने आवाज़ लगाई। वो स्केटिंग करते करते घूमकर इनकी तरफ आने लगा। एकदम पाँव अनबैलेंस हुआ और मुँह के बल गिर पड़ा। इसके घुटनों पर चोट आई थी और इसके माथे पर भी। नसीबो स्मैरा आंटी का व्हीलचेयर छोड़कर शाजिम की तरफ भागी। शाजिम बाबा। शाजिम ज़ारो कतार हो रहा था। मैं कह भी रही थी आराम से, एहतियात से करो। नसीबो इसके करीब आई। साथ वाले घर का गेट खुला था। ड्राइवर गाड़ी निकाल रहा था और वो गाड़ी में बैठा था। शाजिम को रोता देखकर वो गाड़ी से भी निकलकर इसके पास आया। हेलो लाइन हार्ट। करीब आते ही वो भी फिक्रमंद हुआ। नसीबो प्यार कर रही थी इसे। क्या हुआ शाजिम? कम ऑन यार, बताओ तो सही। स्केटिंग करते हुए गिर गए शाजिम बाबा। नसीबो ने इसके कपड़े साफ कर रही थी। अरे तुम रो रहे हो पार्टनर? यार मैं तो तुम्हें अच्छा खासा बहादुर समझता था, इतनी सी चोट पर रोने लगे। इसने शाजिम के चेहरे से इसके हाथ हटाए। इसने हाथों से अपने चेहरे को ढांप रखा था और रोए जा रहा था। इसने शाजिम को चेयरअप करने की कोशिश की। इसी दौरान समारा भी व्हीलचेयर की सीट थी इसके करीब आ गई। मेरी जान, मेरे बच्चे को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? समारा भी परेशान होगी, इसकी तो जान था शाजिम। अस्सलाम वालेकुम। इसने आगे बढ़कर एहतराम से समारा को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इन्होंने जवाब दिया। मामा मुझे स्केटिंग नहीं करने देती, इसलिए मैं गिर गया। शाजिम अब रो रहा था मगर रो नहीं रहा था मगर मूड ख़राब था। हमस आपकी मम्मा इसलिए आपको रोकती हैं कि कहीं आपको चोट न लग जाए। नसीबो ने कहा। अगर मैं स्केटिंग नहीं करूँगा तो सीखूंगा कैसे? वो बेचारगी से बोला तो मुकाबिल खड़ा शख्स मुस्कुरा दिया। बस पार्टनर ये हुई, यस पार्टनर ये हुई ना बात। इसने शाजिम को हाई फाई किया। ये हुई ना बहादुर बच्चों वाली बात। इरा को कॉल करो, वो जल्दी से आ जाए। सड़क पर गिरा है, इंजेक्शन तो लगेगा। इस आंटी ने नसीबो से कहा। वैसे इधर करीबी हॉस्पिटल है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। शाजिम को इंजेक्शन भी लगवा दूंगा और ज़ख्म भी साफ़ हो जाएगा। इसने ऑफ़र की। नहीं बेटा, आपको कौम का जहमत होगी, थोड़ी देर में इसकी माँ आ जाएगी। समारा ने झिझक कर मना किया। माँ जी बेटा भी कह रही हैं और मना भी कर रही हैं, ये तो गलत बात है माँ जी। इसने अपनाइयत से कहा। अरे नहीं बेटा, मैं इसलिए कह रही थी कि आप खुद किसी काम के लिए घर से निकले थे, हमारी वजह से आपको परेशानी होगी। माँ जी ज़िंदगी के काम तो जब तक ज़िंदा है कभी ख़त्म नहीं होंगे, और मैं कोई ज़रूरी काम से भी नहीं जा रहा था। जिम जाता तो आधा घंटा लेट से ही। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। शाजिम ने मुँह बसोरा। फिर लूज़र वाली बातें। कम ऑन पार्टनर, बी स्ट्रॉन्ग। इसने शाजिम के कंधे पर प्यार से थपकी दी और नसीबों से मुखातिब हुआ। आप माँ जी को ले जाइए घर में, शाजिम को इंजेक्शन और इसका ये ज़ख्म करवा कर अभी छोड़ जाता हूँ। अच्छा बेटा ज़रा जल्दी वापस ले आना, वरना इसकी माँ हमें भी परेशान करेगी और ख़ुद भी परेशान होगी। समारा ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। डोंट वरी माँ जी, हम यूँ गए और यूँ आए। और फिर वो शाजिम को अपनी कीमती गाड़ी में बिठाए करीबी हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। जी तो गाइस, हमारी ये वाली एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। फर्स्ट एपिसोड आपको कैसी लगी, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू एपिसोड। अब ये नावल कितनी देर में ख़त्म होता है वो तो हम 1-2 दिन में डिसाइड करेंगे ना, तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे।